आदिवासियों के इलाकों पर प्रशासन करना हर शासक के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, अंग्रेजों के लिए भी थी। आपने इतिहास में अंग्रेज बनाम आदिवासियों की कई लड़ाइयां पढ़ी होंगी, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे कानू संथाल हो, चाहे टंट्या भील हो, सभी ने अंग्रेजों से उनकी औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान तक दे दी। इस बात को समझिए कि आदिवासियों की लाइफस्टाइल हमारे आपके जैसे नहीं होती। प्रकृति उनके लिए सिर्फ एक रिसोर्स प्रोवाइडर नहीं है, जंगल उनके देवता हैं, नदियां उनकी देवी हैं, जमीन उनकी मां है। इसलिए ये अपने जंगल और जमीन से लगाव रखते हैं। इनके रहने के तौर तरीके हमारे आपके तौर तरीकों से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि यह बात अंग्रेजों को काफी बाद में समझ आई, पूरे तरीके से आई भी या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आजादी के एक दशक पहले अंग्रेज एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट कानून लेकर आए थे और यह था भारत सरकार अधिनियम 1935। यह इतने बेहतर तरीके से बनाया गया था कि हमारे खुद के संविधान में इससे बहुत सारी बातें ली गई हैं। इस कानून में तमाम बातें थी, साथ ही आदिवासियों के इलाकों पर प्रशासन से रिलेटेड भी कई प्रोविजन थे। इसमें यह भी बताया गया था कि ट्राइबल एरिया का प्रशासन कैसे किया जाना है। इस कानून में ट्राइबल एरियाज को दो कैटेगरी में बांटा गया था, बहिष्कृत क्षेत्र और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र। बहिष्कृत क्षेत्रों का प्रशासन पूरी तरह से राज्यपाल के हाथों में था, जो ऐसे मामलों में अपने विवेक से काम करता था और संसद के प्रति जवाबदेह होता था। आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में राज्यपाल सलाह के लिए मंत्रियों से सलाह मशविरा करता था, लेकिन सलाह को मानने के लिए बंधा हुआ नहीं था। फिर 1947 में भारत की ब्रिटिशों से आजादी के बाद असम में पहाड़ी जनजातियों ने रीजनल ऑटोनॉमी की मांग की। इस मांग का यह असर हुआ कि उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र समिति बना दी गई। इस समिति ने आगे जाकर ट्राइबल एरिया के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और क्षेत्र की मुख्य जनजाति के अलावा अन्य जनजातियों के लिए रीजनल काउंसिल बनाने की सिफारिश की, लेकिन यह उस समय तक एक अधिकार नहीं बना था, या कह सकते हैं इसे कानूनी जामा नहीं पहनाया गया था। फिर जब संविधान बनाया जा रहा था, तब ट्राइबल एरिया के गवर्नेंस के सवाल पर संविधान सभा में सर्वसम्मति ये बनी कि संविधान में ही एक अलग प्रोविजन होना चाहिए जिससे ट्राइबल एरियाज की अपनी अनूठी संस्कृति और पहचान की रक्षा की जा सके। और फिर संविधान में शामिल किया गया 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को। आइए अब ये जानते हैं कि 5th और 6th शेड्यूल कैसे ट्राइबल एरिया के लिए बेहद जरूरी है। मान लीजिए आप बिहार में आरा से हैं, आपकी एक बड़ी सी ज्वाइंट फैमिली है और आप लोग एक बड़े से घर में रहते हैं। घर में एक बड़ा सा गार्डन भी है, तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब एक बात बताइए, घर में किस भगवान की पूजा होती है, ये कैसे पूजा होती है? घर में किस बुजुर्ग को किस टाइम दवा देनी है? घर में बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? घर में क्या समस्या है? घर में रंगाई पुताई कब करवानी है? गार्डन के पेड़ पौधों को कौन सी खाद देनी है? कौन सा पौधा सूख रहा है, इन्हें पानी कब देना है? इस तरह की तमाम बातें आप बेहतर समझेंगे या आपका पड़ोसी या आपकी दिल्ली वाली बुआ या आपके भोपाल वाले रिश्तेदार समझेंगे? ऑब्वियसली घर आपका है तो घर की सारी कमियां और खूबियां आपको ही पता होंगी। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई बाहरी अनजान व्यक्ति आपके घर में जबरन रहने आ जाए और धीरे धीरे घर की सारी चीजों पर कंट्रोल उसका हो जाए और वही आपके रिसोर्सेज यूज करता हो, कुछ समय बाद आपको घर से बेदखल तक करने लग जाए। ऐसा होने पर आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। नाराजगी आएगी कि नहीं आएगी? अब इसी इमेजिनरी सिचुएशन को लागू कीजिए आदिवासी भाइयों के एरिया पर। जनजातियों को किसी भी बाहरी व्यक्ति की तुलना में अपने पेड़ पौधे, जानवर, जंगल, नदियां, पहाड़, ग्लेशियर की यानी पूरे प्राकृतिक इकोसिस्टम की बड़ी बारीक समझ होती है। अब इनके एरियाज में या इनके इकोसिस्टम में जब बाहरी लोग आकर पेड़ काटेंगे, बड़े उद्योग लगाएंगे या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे या स्थानीय लोगों को नौकरी देने के बजाय बाहरी लोगों को नौकरी देंगे या सो कॉल्ड डेवलपमेंट करेंगे और इन्हें इनके इलाके से ही बेदखल करेंगे, तो इसके क्या खतरे हो सकते हैं? वो यहाँ रहने वाले आदिवासियों से बेहतर कौन समझ सकता है? बड़ा उद्योगपति तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करके मस्त नोट छापेगा और दिल्ली, मुंबई, दुबई या लंदन में अपने बड़े से विला में मस्त एसी ऑन करके सोएगा। उसे क्या लेना देना कि लद्दाख के ग्लेशियर पिघल रहे हैं या नहीं, या हसदेव के जंगल बर्बाद हो रहे हैं या नहीं। इसीलिए ऐसे नाजुक इकोलॉजिकल एरिया में क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, यह तय करने की पावर लोकल आदिवासी भाइयों को दी जानी चाहिए और संविधान ने इस पावर को दिया है 5th और 6th शेड्यूल के जरिए। हालांकि 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरिया के गवर्नेंस से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन है। 6th शेड्यूल के तहत इन 4 राज्यों में ट्राइबल एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया।
किस ट्राइबल एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाना है या किसका पुनर्गठन करना है, यह अधिकार राज्यपाल के पास होता है। इन ऑटोनोमस जिलों में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। इनमें 30 मेंबर होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और बाकी 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। इस काउंसिल के पास कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक डिसीजन लेने की पावर होती है। ये काउंसिल जमीन, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाजों आदि कुछ खास मसलों पर कानून बना सकते हैं। हालांकि ऐसे सभी कानूनों के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती है। ये हो गई काउंसिल की विधायी शक्तियां। इसके अलावा ये काउंसिल जनजातियों के बीच मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम सभाओं या न्यायालयों का गठन भी कर सकती हैं। ये हो गई इनकी न्यायिक शक्तियां। इसके अलावा ये काउंसिल प्राइमरी स्कूलों, बाजारों, सड़कों आदि को बनाने का डिसीजन ले सकती हैं या फिर मैनेजमेंट कर सकती हैं। इस काउंसिल के पास लैंड रेवेन्यू का एस्टिमेट करने और कुछ टैक्स लगाने का अधिकार भी होता है। ये हो गई काउंसिल की प्रशासनिक शक्तियां। खास बात यह है कि संसद या राज्य विधानमंडल के कानून इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पर लागू नहीं होते और अगर होते भी हैं तो खास तरीके के संशोधन करने पड़ते हैं।